हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा डे 25 ऑफ जेई 40 डेज क्रैश कोर्स सीरीज और आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये है डिस्क्लेमर। अब हम सबसे पहले एनालिसिस देखेंगे। तो 2017 से लेके 2024 तक जेई में 11 क्वेश्चंस जो हैं वो इस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हर साल जेई में एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से पूछा जाता है। अगर इसका वेटेज देखें तो 4.58% है। तो ये चैप्टर जो है वो अच्छा वेटेज होल्ड करता है और ये इसीलिए एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब अगर हम ईयरली क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आप देख सकते हो 2024 में हमारा जो टॉपिक एरिया था वो था बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, दो डिफिकल्टी लेवल था एवरेज। तो यहाँ पे हमारा की फोकस एरिया क्या था? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड वर्नर्स थ्योरी एप्लीकेशंस। वहीं अगर मैं 2023 में देखूं तो जो टॉपिक एरिया था वो था डेफिनेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स पर्टेनिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड इम्पॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स कवर था लिगेंड, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, इम्पॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे, एक लेवल था एवरेज। तो अगर हम 2021 की बात करें तो वहां पे हमारा 2022 की बात करें तो वहां पे हमारा टॉपिक एरिया था नॉमेनक्लेचर, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे, दो लेवल था हमारा एवरेज। तो यहाँ पे की फोकस एरिया क्या है? आईयूपैक, नॉमेनक्लेचर एंड बॉन्डिंग थ्योरीज। अब 2021 की बात करें तो यहाँ पे टॉपिक एरिया था बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और आइसोमेरिज्म। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन पूछा गया था, एक लेवल था एवरेज। तो यहाँ पे हमारा की फोकस एरिया क्या था? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड जियोमेट्रिक आइसोमर्स। अब अगर हम 2020 की बात करें तो यहाँ पे देखो 2020 में फिर से नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन था, एक लेवल था एवरेज। 2019 में आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन आया था और बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, दो लेवल था एवरेज और हमारा की फोकस एरिया क्या था? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड आइसोमेरिज्म। 2018 में फिर से आइसोमेरिज्म के ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था, एक लेवल था डिफिकल्ट और तो की फोकस एरिया क्या है? वीबीटी एंड मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग। 2017 में वर्नर्स थ्योरी से क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्वेश्चन था, एक लेवल था डिफिकल्ट और हमारा की फोकस एरिया क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्टेबिलिटी एंड थ्योरीज। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस एनालिसिस से कि किस टॉपिक से जो क्वेश्चन थे वो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं और उनका लेवल भी क्या है। ठीक है, तो चलो चलते हैं हम इंडेक्स पे कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्नर्स थ्योरी के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। फिर हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उसके बाद हम बात करेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में। फिर हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। उसके बाद आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म और लास्ट में हम बात करेंगे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं। ठीक है, तो चैप्टर शुरू होने से पहले आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है और ये कैसे बनते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो स्पेशल मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी को सॉलिड स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में रिटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो सिंपली समझो कि जब हम सॉल्ट्स को पानी में डालते हैं तो वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ये टूटते नहीं हैं। ठीक है, अब अगर हम इनकी बॉन्डिंग की बात करें तो इन कंपाउंड्स में
एक मेटल एटम होता है, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया या फिर कोबाल्ट हो गया, और ढेर सारे एनायंस होते हैं जैसे कि Cl माइनस, Cn माइनस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जैसे कि H2O या NH3। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स में एक मेटल एटम होता है और ढेर सारे एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे ये जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो जुड़ाव है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के जरिए होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के बारे में, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या हैं? तो ये एक ऐसा स्पेशल बॉन्ड है जहां पे दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स केवल एक ही एटम द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अब अगर हम सॉल्यूशन में इनका बिहेवियर देखें तो इन कंपाउंड्स का एक पार्ट सॉल्यूशन में भी डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए सॉल्यूशन में इनका बिहेवियर उन कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से डिफरेंट होता है जिनसे ये बने हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में क्या है कि K4 FeCN6 plus H2O gives 4K plus plus FeCN6 4 माइनस। तो यहाँ पे अगर आप K4 को देखोगे तो K4 क्या है? यहाँ पे K4 एक आयनाइजेबल स्पीशीज है। ठीक है, और ये जो FeCN6 है यहाँ पे ये क्या है? ये एक नॉन आयनाइजेबल स्पीशीज है, या फिर हम इसको कोऑर्डिनेशन स्फेयर भी बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे K4 की बात करूं तो जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हो इस गिवन कंपाउंड को, तो जो K प्लस आयन्स हैं वो पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये जो हमारा कंपाउंड है तो इस कंपाउंड में क्या होगा? पानी में घुलते ही K प्लस आयन्स के रूप में ये टूटकर अलग हो जाते हैं। तो एक हमें मिला 4K प्लस, और ये जो नॉन आयनाइजेबल स्फेयर है तो Fe और Cn, Fe मेटल जो है और Cn जो एनायंस है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के थ्रू बहुत ज्यादा मजबूती से बंधे हुए होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये पानी में नहीं टूटता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम इन्हें पानी में घोलते हैं तो वे नए प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड्स हमें देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा आयनाइजेबल स्पीशीज और ये है हमारा नॉन आयनाइजेबल स्पीशीज। अब हम बात करते हैं वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एल्फ्रेड वर्नर की, तो ये एक स्विस साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले हमें बताया बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, और इन्होंने ये जो थ्योरी थी ये हमें 1982 में दी। अब एल्फ्रेड वर्नर की अगर हम मेन पोस्टुलेट्स की बात करें, इनकी मेन थ्योरी की बात करें, तो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो दो तरीके की वैलेंसीज दिखाता है। ठीक है, सबसे पहला क्या है? प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरी क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी। तो अभी ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? सबसे पहले समझो कि प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं एनायंस। ठीक है, और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं एनायंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिनको हम लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्राइमरी वैलेंसी की, तो ये सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं, और अगर हम बात करें सेकेंडरी वैलेंसी की, तो ये सेंट्रल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करते हैं। ठीक है, अब अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखें, तो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनाइजेबल है, मतलब इसे पानी में घोलते ही ये टूटकर आयंस बन जाती है। और दूसरी इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल मतलब ये है कि इसका कंपाउंड की ज्योमेट्री पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। वहीं अगर मैं सेकेंडरी वैलेंसी की बात करूं तो ये नॉन आयनाइजेबल होते हैं। ठीक है, मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर ही रहते हैं और पानी में ये टूटते नहीं हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये डायरेक्शनल होते हैं।
डायरेक्शनल का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की ज्योमेट्री इसी सेकेंडरी वैलेंसी से तय होती है, ठीक है। जैसे कि वो ऑक्टाहेड्रल है या वो टेट्राहेड्रल है, तो ये सेकेंडरी वैलेंसी ही ये डिटरमाइन करती है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल क्या है, CrH2O6Cl3। अब सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइमरी वैलेंसी की, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर है। अभी हमने ऊपर देखा कि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो डिपेंड करती है सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो यहाँ पे जो प्राइमरी वैलेंसी है ये क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर है, और यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। इसीलिए इस गिवन एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, 3 के बराबर होगी। अब अगर मैं सेकेंडरी वैलेंसी की बात करूं यहाँ पे, तो ये क्रोमियम के कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या रिप्रेजेंट करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये क्रोमियम के कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है। तो क्रोमियम को 6H2O मॉलिक्यूल्स ने होल्ड करा हुआ है, इसीलिए सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे क्या है, 6 है, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि हम प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, तो सेंट्रल मेटल एटम अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, तो इसमें एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है, और ये मेटल एटम चारों तरफ से ढेर सारे आयंस जैसे Cl- या Cn- या मॉलिक्यूल्स जैसे कि H2O और NH3 से सराउंडेड होता है, ठीक है। ये आयन या मॉलिक्यूल्स मेटल एटम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से पकड़े रहते हैं, इसीलिए ये पानी में नहीं टूटते हैं, ठीक है। अब अगर हम फर्दर बात करें तो कॉम्प्लेक्स आयंस, अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स आयंस 3 तरह के होते हैं। एक होता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एक होता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, और एक होता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो एक एक करके इन सभी को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स की। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या है, ये वो कॉम्प्लेक्स है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो सिंपल लॉजिक से समझो, जब सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ने वाले एनायंस की वैल्यू या उनका टोटल नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा हो जाता है कि वो मेटल एटम के पॉजिटिव चार्ज को भी क्रॉस कर जाते हैं, तो पूरे कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हमारे कहलाते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या गिवन है, K3 ब्रैकेट FeC2O4 होल थ्राइस, ये हमें क्या देता है, 3K प्लस प्लस FeC2O4 3 माइनस जो इस पे चार्ज है। तो हमारे पास इनिशियली ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, हमारे पास इनिशियली ये वाला कंपाउंड है। तो सॉल्यूशन में जब हम इसे पानी में घोलते हैं तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये सारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर यहाँ पे क्या लिखा है, K3 लिखा है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर K3 टूटकर 3K प्लस आयंस बनाते हैं, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये वो हिस्सा है जो नहीं टूटता है। तो इस पर अगर टोटल चार्ज देखोगे तो कितना है, 3 माइनस। तो क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसीलिए हम इसको एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसको फॉर्मूला चेक करें तो यहाँ पे देखो, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। ये C2O4 क्या है, ऑक्सिलेट लिगेंड है, और इस पे -2 चार्ज होता है। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 3 इंटू -2, तो 3 माइनस 6 कितना हो गया, -3। तो वही देखो, इस पे चार्ज क्या है, यहाँ पे -3 है, ठीक है। तो इसीलिए FeC2O4 3 माइनस हमारे पास क्या है, एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप पे, जो कि है हमारा
तो हम यहाँ पे देख रहे थे दूसरा टाइप जो है हमारा केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। तो ये वो कॉम्प्लेक्स है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये तब होता है जब सेंट्रल मेटल एटम का पॉजिटिव चार्ज बहुत हाई होता है या फिर उससे जुड़ने वाले न्यूट्रल लिगेंड्स की वैल्यू नेगेटिव लिगेंड से ज्यादा होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, हमारे पास यहाँ पे ये गिवन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो हमारे पास एक कंपाउंड है, जब हम इसे पानी में घोलते हैं तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाला क्लोरीन है ये टूटकर हमें Cl- आयन देता है, ठीक है। और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में है COCl2 En होल ट्वाइस, ये क्या है, ये हमारा वो हिस्सा है जो पानी में नहीं टूटता है। इस पर टोटल चार्ज कितना है, +1 है। क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स आयन पर +1 या फिर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए हम इसको कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस पे फॉर्मूला चेक करो तो कोबाल्ट पे कितना चार्ज है, +3 चार्ज है, ठीक है। क्लोरीन पे क्या होता है, -1। हमारे पास 2 क्लोरीन है तो क्या हो गया, -2, सो 3 -2। और ईएन की बात अगर हम करें तो इथाइलिन डाइअमीन एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका चार्ज 0 होता है। तो 3 - 2 कितना हो गया, +1। तो देखो इस पे चार्ज कितना आ रहा है, +1 आ रहा है, ठीक है। अगले पे चलो, अब हम बात करते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो कोई भी चार्ज कैरी नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये तब होता है जब सेंट्रल मेटल एटम का पॉजिटिव चार्ज उससे जुड़े हुए एनायंस के टोटल नेगेटिव चार्ज से एग्जैक्टली कैंसिल हो जाता है, ठीक है। या फिर जब मेटल एटम सिर्फ न्यूट्रल लिगेंड से जुड़ा है और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में 0 है। इसका एग्जाम्पल देखो क्या है, एग्जाम्पल है NiCO4। ये क्या है, एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो इस कंपाउंड में निकल सेंट्रल मेटल एटम है और कार्बोनिल क्या है, यहाँ पे एक लिगेंड है। तो कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए इसका जो चार्ज है वो 0 होता है। तो इस कंपाउंड में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 होती है। तो इस केस में जो कॉम्प्लेक्स का टोटल चार्ज है वो क्या होगा, 0 + 0, तो वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है तो ये पानी में आयंस में टूटता नहीं है, ठीक है। तो इसे इसीलिए हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब हम फर्दर आगे चलते हैं कुछ डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट टर्म्स की, और अब हम बात करेंगे यहाँ पे लिगेंड्स की, ठीक है। तो अब हम अगर देखें लिगेंड क्या है, तो लिगेंड वो आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सेंट्रल मेटल एटम या आयन से बंधे होते हैं या फिर बाउंड होते हैं, ठीक है। लिगेंड्स का रोल क्या है कि लिगेंड्स के पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो लिगेंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिससे वे मेटल एटम को डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ पे डेंटिसिटी की बात की गई है। तो डेंटिसिटी क्या है, तो अगर हम देखें तो ये डेंटिसिटी हमें ये बताती है कि एक सिंगल लिगेंड मेटल एटम को कितनी जगह से होल्ड करके रखा है या फिर कितनी जगह से बाइंड करके रखा हुआ है, वो उसकी डेंटिसिटी कहलाती है। अब कुछ लिगेंड के टाइप्स होते हैं डेंटिसिटी के बेसिस पर। तो डेंटिसिटी के आधार पर लिगेंड्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे यूनिडेंटेट लिगेंड के बारे में। तो नाम से देखो, यूनी मतलब क्या हुआ, एक। तो ये वो लिगेंड है जो मेटल एटम से केवल एक सिंगल डोनर एटम के जरिए बाइंड होते हैं, ठीक है। तो ये लिगेंड मेटल एटम क्या है, सिर्फ केवल एक सिंगल डोनर एटम के थ्रू बाइंड होंगे। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि देखो H2O। तो H2O की बात करें तो यहाँ ये ऑक्सीजन से जुड़ता है। NH3 की बात करें तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन से जुड़ता है। और अगर हम क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्लोरीन आयन। अब ऐसे ही अगर हम डाइडेंटेट लिगेंड की बात करें तो डाई मतलब क्या है, टू।
तो सिंपल ये वो लिगेंड है जो मेटल एटम से दो डोनर एटम्स के थ्रू बाइंड होते हैं, तो वो हमारे क्या हो गए, डाइडेंटेट लिगेंड्स हो गए। इसके एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, जैसे कि ऑक्सलेट आयन। तो इस ऑक्सलेट आयन को देखो, तो यहाँ पे हमारे पास ये एग्जाम्पल है एक डाइडेंटेट लिगेंड का। तो इसमें दो ऑक्सीजन एटम्स होते हैं जो मेटल से बाइंड होते हैं, ठीक है। वहीं पे दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, दूसरा एग्जाम्पल है इथाइलिन डाइअमीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ENB लिखते हैं। तो यहाँ पे इसमें दो नाइट्रोजन एटम्स होते हैं, ठीक है। तो दो नाइट्रोजन एटम्स होते हैं जो मेटल से जुड़ते हैं। अब फर्दर देखो यहाँ पे आगे, अब हमारे पास तीसरा टाइप है जो कि है पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो नाम से देखो समझ आ रहा है, पॉली मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी। तो ये वो लिगेंड है जो मेटल आयन से सेवरल डोनर एटम्स के जरिए बाइंड होते हैं। तो इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, वो है EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है। तो ये मेटल एटम को 6 जगह से बाइंड करके रखता है, ठीक है, 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन से, ठीक है। अब हम बात करते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स की। तो एम्बी का मतलब होता है बोथ साइड्स। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स ये ऐसे यूनिडेंटेट लिगेंड्स हैं जिनके पास जुड़ने के लिए एक से ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम्स होते हैं। बट एक चीज जो आपको इसमें ध्यान रखनी है एम्बीडेंटेट लिगेंड में, वो ये है कि ये एक समय में सिर्फ एक ही एटम से जुड़ते हैं, इसीलिए ये यूनिडेंटेट है, ठीक है। होती तो इनके पास एक से ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम्स हैं, लेकिन एक टाइम पे ये सिर्फ एक ही एटम से जुड़ते हैं, इसीलिए ये यूनिडेंटेट लिगेंड का भी टाइप है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि NO2। तो NO2 में ये नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है। तो जब ये नाइट्रोजन से जुड़ता है तो नाइट्राइटो और कैपिटल में N लिखते हैं, और अगर ऑक्सीजन के थ्रू होता है तो नाइट्राइटो O लिखते हैं। वहीं अगर HCN देखें तो यहाँ पे ये सल्फर से भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है। तो ये होते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किलेट लिगेंड्स के बारे में। तो किलेट लिगेंड्स क्या है, तो ये डाई या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स है जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ जुड़कर एक क्लोज्ड रिंग बनाते हैं। तो इस क्लोज्ड रिंग बनाने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, किलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इनकी कुछ की प्रॉपर्टीज होती है, वो ये है कि ये किलेट कॉम्प्लेक्सेस यूनिडेंटेट लिगेंड्स वाले सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि रिंग बनाने से ये जो हम बोल सकते हैं पकड़ है या फिर जो होल्ड है, तो रिंग बनाने से पकड़ बहुत मजबूत हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, किलेट इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा किलेट लिगेंड्स। अब हम आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर वो नंबर है जो हमें लिगेंड के उन डोनर एटम्स की वैल्यू बताता है जिनसे मेटल एटम सीधे बंधा हुआ होता है या फिर सीधे बाइंड होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है, ये सेंट्रल मेटल एटम की सेकेंडरी वैलेंसी को दिखाता है। अब यहाँ पे देखो कि कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे काउंट करें। सबसे पहले देखो लिगेंड की डेंसिटी के बेसिस पर हम इसको कैसे काउंट करते हैं। केस 1 में हम देखते हैं सबसे पहले मोनोडेंटेट लिगेंड। तो अगर लिगेंड मोनोडेंटेट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर उस कॉम्प्लेक्स में मौजूद लिगेंड्स की वैल्यू के बराबर होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स। वही अगर मैं दूसरा केस लूं बाइडेंटेट लिगेंड्स का, तो यहाँ पे अगर हमारा लिगेंड बाइडेंटेट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर उस कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट लिगेंड्स की वैल्यू के 2 टाइम्स होगा।
तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से बेटर समझ आएगा। यहाँ पे आपको पहला एग्जाम्पल दिया है AgCN2 और होल, इसमें चार्ज क्या है माइनस, AgCN2 माइनस। तो यहाँ पे ये अगर मैं कॉम्प्लेक्स देखूं तो यहाँ पे साइनाइड कैसे टाइप का लिगेंड है, तो साइनाइड जो है वो एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, तो अगर ये मोनोडेंटेट लिगेंड है तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने क्या बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो यहाँ पे कितने लिगेंड्स हैं, 2 लिगेंड्स हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। वहीं अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं FeC2O4 C2 माइनस, तो यहाँ पे जो C2O4 है ये एक ऑक्सिलेट, ये ऑक्सिलेट है। ठीक है, और ऑक्सिलेट क्या है, ऑक्सिलेट एक बाइडेंटेट लिगेंड है। तो बाइडेंटेट लिगेंड में कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इट इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, यहाँ पे 3 है, 3 ऑक्सिलेट प्रेजेंट है ना, तो 3 का ट्वाइस कितना हो जाएगा, 6। तो इसीलिए यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, 6। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन नंबर बताते हैं। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बारे में। तो सेंट्रल आयन और उससे डायरेक्टली अटैच्ड लिगेंड्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करके लिखते हैं, जिससे हम कोऑर्डिनेशन स्फेयर कहते हैं। और ये जो पार्ट होता है ये नॉन आयनाइजेबल पार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं तो आपको ये कॉम्प्लेक्स जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर देखो कि इसमें ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, ये जो हमारा CuNH3 होल 4 2+ है, ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट, इसे हम कोऑर्डिनेशन स्फेयर कहते हैं। और अगर वहीं पे मैं काउंटर आयन की बात करूं तो काउंटर आयन ये आयनाइजेबल ग्रुप है जो ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। जैसे कि जो एग्जांपल में आपको जो कॉम्प्लेक्स दिया है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो SO4 है ये ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है। तो ये जो SO4 है हमारा इस केस में, ये क्या है, हमारा यहाँ पे काउंटर आयन है। तो इसका क्या चार्ज होगा, SO4 2-। ठीक है, तो ये था हमारा कोऑर्डिनेशन स्फेयर और काउंटर आयंस। अब अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। अभी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या होता है, तो देखो यहाँ पे ये सेंट्रल एटम या आयन के चारों ओर लिगेंड्स की स्पेशल अरेंजमेंट होती है। ठीक है, तो लिगेंड्स मेटल एटम को स्पेस में जिस शेप से घेर कर खड़े होते हैं या फिर जिस शेप से इनको घेर के रखा होता है, उसी शेप को हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन कहते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम हम कैसे बताते हैं, तो ये वो चार्ज है जो सेंट्रल एटम पर होता है। इसे तब कैलकुलेट किया जाता है जब हम कोऑर्डिनेशन स्फेयर के चार्ज के बराबर सेंट्रल एटम और लिगेंड के चार्जेस को रखते हैं। ठीक है, सिंपल लॉजिक क्या है कि मेटल एटम के ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज कितना है, ताकि वे सभी लिगेंड्स के नेगेटिव चार्ज और कोऑर्डिनेशन स्फेयर के टोटल चार्ज को बैलेंस कर सके। तो फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेशन रूल क्या है कि मेटल का चार्ज प्लस सारे लिगेंड्स का टोटल चार्ज, ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फेयर का टोटल चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब हम बात करेंगे होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस की। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स को लिगेंड्स के वैरायटी के बेसिस पर कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस की। तो होमोलेप्टिक में क्या होता है, ये वो कॉम्प्लेक्सेस है जिनमें मेटल जो है वो सिर्फ एक टाइप के लिगेंड से बाइंड होता है, सिर्फ एक टाइप के डोनर ग्रुप से बंधा हुआ होता है या फिर बाइंड होता है। ठीक है, इसका मतलब देखो, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देखो तो यहाँ पे क्या है, CuNH3 6 3+,
तो यहाँ पे ये जो मेटल है कोबाल्ट, ये सिर्फ एक ही टाइप के डोनर ग्रुप से बाइंड है, और वो क्या है NH3। तो ये क्या हो गया यहाँ पे हमारा होमोलेप्टिक हो गया। अब वहीं दूसरी तरफ क्या है हेट्रोलेप्टिक। तो हेट्रोलेप्टिक क्या है, ये वो कॉम्प्लेक्स है जिनसे मेटल जो है वो एक से ज्यादा काइंड के डोनर एटम से बाउंड होता है, उनको हम बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक। तो जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ पे है CONH3 होल 4 Cl2 और प्लस चार्ज है। तो यहाँ पे एक से ज्यादा डोनर ग्रुप्स है, चार तो हमारे पास यहाँ पे NH3 है और दो हमारे पास क्या है यहाँ पे क्लोरीन है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं आयुपेक नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो वो रूल्स क्या हैं? सबसे पहला रूल ये है कि केटायन को सबसे पहले नाम दिया जाता है। केटायन इज नेम्ड फर्स्ट। चाहे कंपाउंड जो है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो पॉजिटिव पार्ट है उसका नाम हमेशा पहले आएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से समझो, अगर मेरे पास है NaCl सोडियम क्लोराइड, तो उसमें पॉजिटिव पार्ट क्या है Na जो केटायन है, और नेगेटिव पार्ट क्या है Cl जो एनायन है। ठीक है, तो Na का नाम Cl से पहले आता है, तो केटायन इज ऑलवेज नेम्ड फर्स्ट। दूसरा रूल क्या है कि लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। ठीक है, तो लिगेंड्स का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमेशा लिया जाता है, लेकिन ये नाम सेंट्रल एटम के नाम से पहले आता है। ठीक है, आपको इसमें क्या ध्यान देना है कि जो नाम है ये किससे पहले आता है? सेंट्रल एटम से पहले ये नाम आता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, मेरे पास अगर दो लिगेंड्स है, एक है क्लोरो एक है अमीन, तो अल्फाबेटिकली अमीन पहले ए पहले आता है सी से, तो इसीलिए मैं अमीन पहले लिखूंगी और बाद में क्लोरो लिखूंगी। ठीक है, लेकिन लिगेंड का नाम हमेशा सेंट्रल एटम से पहले आएगा। दूसरा केस ये है हमारे पास कि अगर हमारे पास एनाइनिक लिगेंड है, मतलब जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो उसके नाम के आखिर में हम ओ लिखते हैं। देखो, अगर क्लोराइड है, क्लोराइड क्या है? एक एनाइनिक लिगेंड है, तो जब आप उसका नाम लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? क्लोराइडो, है ना? वैसे ही CN साइनाइड, इस पे भी क्या है? ये एक एनाइनिक लिगेंड है, तो इसके नाम के आखिरी में भी ओ लिखा जाएगा, तो आप क्या लिखोगे? साइनाइडो। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे कि वाटर के केस में H2O को हम क्या लिखते हैं? एक्वा लिखते हैं। ठीक है, वैसे ही NH3 को हम क्या लिखते हैं? अमीन लिखते हैं। CO को हम क्या लिखते हैं? कार्बोनिल लिखते हैं। और NO को क्या लिखते हैं? हम नाइट्रोसिल लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखो क्या है। नेक्स्ट रूल ये है लिगेंड की गिनती। तो अगर एक ही लिगेंड एक से ज्यादा बार आता है तो हम नंबर्स की जगह पे प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो लिगेंड 2 बार आता है तो हम बाई लिखते हैं, 3 बार आता है तो ट्राई लिखते हैं, 4 बार आता है तो टेट्रा लिखते हैं, और 5 बार आता है तो पेंटा लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। अगर लिगेंड के नाम से पहले ही डाई ट्राई जैसा कोई प्रीफिक्स लगा है, तो इस केस में हम डाई ट्राई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि देखो, इथाइलिन डाई अमीन, यहाँ पे पहले से ही डाई जैसा कुछ लगा हुआ है, तो इस केस में हम डाई ट्राई यूज नहीं करेंगे। इसकी जगह पे हम यूज करेंगे बिस ट्रिस टेट्राकिस। बिस मतलब वो 2 बार आया है, ट्रिस मतलब 3 बार आया है, और टेट्राकिस मतलब 4 बार आया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब चौथा नेक्स्ट रूल क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम पर कितना चार्ज है उसे भी नाम में लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये जो चार्ज है ये हम रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं और हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर बंद करते हैं। पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट रूल, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट इसको अच्छे से समझो। अब मेटल का नाम भी बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? केस 1 देखो,
अगर हमारा कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, कैटायन है, ठीक है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स आयन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो मेटल के नाम सेम रहता है जो एलिमेंट का नाम होता है। सपोज अगर मेटल का नाम यहाँ पे इस केस में अगर कोबाल्ट है, तो हम कोबाल्ट को क्या कहेंगे, इस केस में कोबाल्ट ही कहेंगे, ठीक है। या फिर अगर क्रोमियम है तो क्रोमियम ही कहेंगे। लेकिन दूसरी जगह अगर हमारा कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है, तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव चार्ज वाला है, तो मेटल के नाम के आखिर में हम हमेशा 8 लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर कोबाल्ट प्रेजेंट होगा तो हम क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। अगर आयरन प्रेजेंट होगा तो हम लिखेंगे फेरेट। अगर कॉपर प्रेजेंट होगा तो हम लिखेंगे क्यूपरेट, ठीक है। और अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं है, तो उसके नाम लिखने का तरीका जो है वो लगभग कॉम्प्लेक्स कैटायन जैसा ही होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का जो नाम है वो सिमिलर होता है कॉम्प्लेक्स कैटायन से। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं जब भी आप किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर लिखोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हमारा आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। अब आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, ये दो कंपाउंड, इसमें क्या होता है, जहां दो कंपाउंड्स का जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम होता है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। तो इस चीज को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के अलग होने की वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाती हैं। तो इन कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दो तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं। एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ये तब होती है जब लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर की जो उनकी अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है, तब हमारी स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है ये दो टाइप की होती है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें, तो ये हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड्स में होती है। हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड्स क्या है, जहां मेटल से अलग अलग लिगेंड जुड़े हैं, ठीक है। तो ये हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड्स में होती है, और ये तब होती है जब लिगेंड्स के ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट में डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखी जाती है, ठीक है। लेकिन जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का टाइप यहाँ पे क्या है, MX2L2, जहां पे ये जो X और L है ये क्या है, ये एक ही लिगेंड से जुड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो X और L क्या है, ये यूनिडेंटेट है, ठीक है। तो अगर दो X लिगेंड्स एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं तो ये सिस आइसोमर कहलाता है, और अगर दो X लिगेंड्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तो ये ट्रांस आइसोमर कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया MX2L2 टाइप। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है PTNS32Cl2। तो ये एक MX2L2 का टाइप है, जहां पे इसके दो अरेंजमेंट हो सकते हैं, एक तो सिस आइसोमर और दूसरा क्या हो सकता है, ट्रांस आइसोमर, ठीक है। अब अगर हम फर्दर आगे देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो दूसरा टाइप है हमारा MAXBL। ये भी एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का ही टाइप है, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर की अगर हम बात करें तो मतलब मेटल एटम बीच में और लिगेंड्स एक फ्लैट स्क्वायर की तरह अरेंज्ड है। तो अगर ये MAXBL है, जहाँ पे A, B, X और L हमारे यूनिडेंटेट लिगेंड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, 3 आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, 2 सिस और एक ट्रांस, ठीक है। लेकिन ऐसा आइसोमेरिज्म जो है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के केस में पॉसिबल नहीं होता है।
जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, PTNH3BrClPy, यहाँ पे ये सब अलग अलग है और ये सारे कैसे हैं, यूनिडेंटेट है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट टाइप है हमारा स्क्वायर पेनल कॉम्प्लेक्स का ही MXL ट्वाइस। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो XL क्या है यहाँ पे, ये एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। मतलब एक लिगेंड जिसमें दो बॉन्डिंग साइट्स है लेकिन वो दोनों साइट्स अलग अलग है, जैसे कि ग्लाइसिनेट आयन के एग्जांपल में। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, यहाँ पे दो आइसोमर्स पॉसिबल है। ठीक है, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है ये, एक सिस और एक ट्रांस। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, सिस में एक्सेल के दोनों सेम एटम्स जैसे नाइट्रोजन एक दूसरे के आसपास 90 डिग्रीज पर होते हैं, और ट्रांस में एक्सेल के दोनों सेम एटम्स एक दूसरे के दूर दूर 180 डिग्री पर होते हैं। अगर अब मैं नेक्स्ट टाइप की बात करूं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, मेटल एटम के अराउंड 6 लिगेंड्स होते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, MX2L4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें X और L की, तो ये यहाँ पे यूनिडेंटेट लिगेंड्स है। तो यहाँ पे कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, इसमें भी दो आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, एक सिस होता है और एक ट्रांस होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है CONH3 4Cl2। तो सिस आइसोमर में क्या होता है, जब दो सेम लिगेंड्स एक दूसरे के पास होते हैं, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर। और ट्रांस आइसोमर में क्या होता है कि जब दो सेम लिगेंड्स एक दूसरे के बिल्कुल सामने होते हैं, मतलब 180 डिग्रीज पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ई टाइप है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, जिसका फॉर्मूला है MX2A2। तो यहाँ पे X यूनिडेंटेट लिगेंड है और जो A है वो एक बाइडेंटेट लिगेंड है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखो COCl2 होल ट्वाइस, यहाँ पे Cl क्या है, एक यूनिडेंटेट लिगेंड है, और En क्या है, इथाइलिन डाइअमीन, जो एक बाइडेंटेट लिगेंड है। तो यहाँ पर भी दो आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें सिस आइसोमर के केस में क्या होता है कि जब Cl लिगेंड जो है वो एक दूसरे से 90 डिग्रीज पर होते हैं, मतलब एक दूसरे के पास हो 90 डिग्रीज पर, तब सिस फॉर्म आती है। और ट्रांस फॉर्म कब आती है, जब Cl लिगेंड एक दूसरे के बिल्कुल सामने हो 180 डिग्रीज पर, तब हमारे पास क्या आता है, ट्रांस फॉर्म आता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऑक्टाहेड्रल में कौन सा टाइप है, MA3B3 टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे A और B जो है वो दो अलग अलग तरह के यूनिडेंटेट लिगेंड्स है। तो दोनों ही लिगेंड्स 3 की संख्या में प्रेजेंट है, A भी 3 है और B भी 3 है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल क्या है, CONH3 होल थ्राइस NO2 होल थ्राइस। तो NH3 भी 3 है और NO2 भी 3 है। तो यहाँ पे कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, यहाँ पर भी दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखते हैं, एक होता है फेशियल और एक होता है मेरिडोनियल। फेशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं FAC, और मेरिडोनियल को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हम MER से लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके दो टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फेशियल वाले टाइप में देखते हैं, तो जब तीनों सेम डोनर एटम्स ऑक्टाहेड्रन के एक ही फेस के कॉर्नर के पास पास वाली पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं, तो उसे हम फेशियल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो ए लिगेंड है, जैसे कि देखो यहाँ पे ए और ए, तो ये जो ए लिगेंड्स है ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री पर होता है, और इसको हम फेस टू फेस अरेंजमेंट भी बोलते हैं। वहीं अगर मैं मेरिडोनियल आइसोमर की बात करूं, तो जब तीनों सेम डोनर एटम्स ऑक्टाहेड्रन के मेरिडियन के अराउंड एक लॉन्ग रास्ते पर होते हैं, तो उसे हम मेरिडोनियल आइसोमर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, इसमें दो लिगेंड्स 90 डिग्री पर होते हैं और एक उनके सामने 180 डिग्री पर होता है। तो यहाँ पे देखो ये बी तो एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, पर ये बी और ये वाला बी जो है ये आपस में एक दूसरे के आमने सामने कितने 180 डिग्री पर है। ठीक है, तो इसको हम मेरिडोनियल आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को 3 और टाइप के फॉर्मूलेज होते हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं।
एक होता है MAA होल थ्राइस, ये वाला टाइप जो आपको दिया है, ठीक है, MAA होल थ्राइस। तो यहाँ पे क्या होता है, जब तीनों लिगेंड सेम हो और बाइडेंटेट हो, ठीक है, जैसे कि COEN होल थ्राइस 3+, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं। दूसरा टाइप है MA6, जब 6 लिगेंड्स बिल्कुल सेम हो। और तीसरा क्या है MA5B, जब 5 लिगेंड सेम हो और एक अलग हो। तो ये जो 3 टाइप है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के टाइप हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो ये तब होता है जब एक कंपाउंड की मिरर इमेज उसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये जो दो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनती हैं, इन्हें हम इनहैंशियोमर्स कहते हैं। अब अगर इनके टाइप्स देखें तो एक होता है डेक्स्ट्रो डी फॉर्म और एक होता है लीवो एल फॉर्म। तो जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में घुमाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में घुमाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी। अब अगर हम यहाँ पे बात करें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, तो ये किसमें कॉमन है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जिसमें एटलीस्ट एक डाइडेंटेट लिगेंड हो, ठीक है। तो क्या टाइप है, जैसे कॉम्प्लेक्सेस जिसका टाइप MAA3 है, या फिर MAA2B2 है, MAA2BC है, या फिर MAB2C2 है, ये सभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके एग्जांपल दिया है COEN होल थ्राइस 3+, या फिर PTCl2EN2 2+। तो ये सभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कॉमन है कि इस कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जिसमें एटलीस्ट एक डाइडेंटेट लिगेंड हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है कि अगर हम यहाँ पे बात करें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जिसका टाइप MA2X2Y2 है, ये जो है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों दिखाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूल का फॉर्मूला तो सेम है, पर लिगेंड्स मेटल एटम के साथ अलग अलग तरीके से बॉन्डेड होते हैं, या फिर पूरे कंपाउंड की स्ट्रक्चर ही अलग होती है, ठीक है। तो आइसोमर्स का जो बॉन्डिंग पैटर्न है यहाँ पे वो डिफरेंट होता है। तो इसके टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला टाइप है हमारे पास लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो ये तब होता है जब एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एम्बीडेंटेट लिगेंड हो। एम्बीडेंटेट लिगेंड मैंने बताया था क्या है, ये वो लिगेंड होता है जिसमें दो अलग अलग डोनर एटम्स होते हैं। मतलब लिगेंड के पास जुड़ने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं, पर एक टाइम पर वो सिर्फ एक ही एटम से जुड़ता है, ठीक है। तो जब एम्बीडेंटेट लिगेंड अपने दोनों एटम्स में से किसी भी एटम से मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो दो अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है जैसे कि NO2, तो ये नाइट्रोजन एटम से जुड़ सकता है या फिर ये ऑक्सीजन एटम से जुड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ये एग्जाम्पल है CONH3 होल 5 NO2 और यहाँ पे CONH3 होल 5 ONO, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाले आइसोमर में क्या है, नाइट्रोजन एटम से बॉन्ड बना है, और दूसरे वाले में क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम से बॉन्ड बना है। तो ये है लिंकेज आइसोमेरिज्म। दूसरा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये सिर्फ उन कंपाउंड्स में होता है जो दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स एंटिटीज से मिलकर बनते हैं, ठीक है। एक कैटाइनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज और एक एनाइनिक मतलब नेगेटिव चार्ज। तो इसमें लिगेंड्स का इंटरचेंज होता है कैटाइनिक और एनाइनिक एंटिटीज के बीच। तो मेटल लिगेंड्स, इसमें क्या होता है कि मतलब लिगेंड्स अपनी जगह बदल लेते हैं दोनों मेटल आयंस के बीच। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल जैसे कि ये जो आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं। तो पहला देखो CONH3 6 CrCN6। तो यहाँ पे NH3 लिगेंड कोबाल्ट के साथ है जो कैटाइनिक पार्ट है, और यहाँ पे CN लिगेंड किसके साथ है, क्रोमियम के साथ है, एनाइनिक पार्ट। आइसोमर 2 में देखो क्या है कि लिगेंड्स ने अपनी जगह बदल ली है। यहाँ पे अब NH3 लिगेंड्स क्रोमियम के साथ है और CN लिगेंड किसके साथ है, कोबाल्ट के साथ है। तो फॉर्मूला तो यहाँ पे सेम ही है, पर अंदर की जो बॉन्डिंग है वो अलग हो जाती है, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट टाइप हमारे पास है यहाँ पे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म तब होता है जब कोऑर्डिनेशन स्फेयर और काउंटर आयन के बीच का आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो आयनाइज होने वाले एनायन एक्सचेंज हो जाते हैं एक एनाइन लिगेंड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होता है कि दोनों आइसोमर्स पानी में अलग अलग आयंस देते हैं। जैसे कि पहले वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है, CONH3 5SO4Br, ठीक है। तो यहाँ पे ये Br माइनस आयन देगा। और यहाँ पे अगर दूसरा आइसोमर देखो CONH3 5BrSO4, तो यहाँ पे ये SO4 2 माइनस आयन देगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म की, ठीक है। तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये सॉल्वेट आइसोमेरिज्म को हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, जब हमारा जो सॉल्वेंट है ये वाटर होता है। तो एक स्पेशल टाइप का आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के रूप में इन्वॉल्व होता है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर और बाहर अपनी जगह बदलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देखो तो हमारे पास ये एक आइसोमर 1 है, ठीक है, ये आइसोमर 2 है और यहाँ पे दिया है आइसोमर 3 है। तो अगर आइसोमर 1 में देखोगे तो यहाँ पे देखोगे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो एज अ लिगेंड प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल में देखोगे तो 5 वाटर लिगेंड्स है और एक जो है वाटर जो है वो बाहर है। और थर्ड वाले में देखोगे तो 4 वाटर लिगेंड्स है और जो 2 वाटर है वो बाहर है, ठीक है। तो अगर पहले वाले का कलर देखोगे तो वो वॉयलेट होता है, दूसरे वाले का लाइट ग्रीन होता है और तीसरे वाले का डार्क ग्रीन होता है। तो हर आइसोमर का कलर अलग होता है क्योंकि लिगेंड चेंज होने से कॉम्प्लेक्स की जो प्रॉपर्टीज है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं 1 से लेके 8 तक। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगर एक्सेस AgNO3 ऐड करा जाता है 100 ml ऑफ 0.024 मोलर सोल्यूशन ऑफ डाइक्लोरोबिस इथाइलिन डायअमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, तो कितने मोल्स ऑफ AgCl हैं जो कि प्रेसिपिटेट होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 0.0012, ऑप्शन नंबर बी है 0.0016, ऑप्शन नंबर सी है 0.0024, ऑप्शन नंबर डी है 0.0048। तो आपको बताना है कितने मोल्स ऑफ AgCl हैं जो कि प्रेसिपिटेट होंगे। तो जब इसके सोल्यूशन पे चलते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0.0024। अब मेरी बात यहाँ पे सुनो कि यहाँ पे हमें ये जो कॉम्प्लेक्स दिया है COEN2Cl2 और बाहर ब्रैकेट के एक Cl है। तो जो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो आयनिकली बाउंड क्लोराइड है जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर है, ये प्रेसिपिटेट करेगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो जब आप इस कॉम्प्लेक्स को ट्रीट करोगे AgNO3 के साथ तो हमें क्या मिलेगा, COEN2Cl2NO3 प्लस AgCl। तो अगर हम मोलर रेशियो की बात करें तो मोलर रेशियो ऑफ कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स टू सिल्वर क्लोराइड कितना है, 1:1 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉम्प्लेक्स के मोल्स निकालेंगे, ठीक है। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है 0.024 और वॉल्यूम 100 ml है, तो लीटर में करेंगे तो 0.1। तो जब आप 0.024 को मल्टीप्लाई करोगे 0.1 से तो आपको मिलेगा 0.0024। अब अगर मुझे मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेट देखने हैं तो हमने अभी देखा था कि हमारा 1:1 मोलर रेशियो आ रहा था, ठीक है। तो मोल्स ऑफ AgCl जो प्रेसिपिटेट होंगे वो किसके बराबर होंगे, मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स के। तो मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कितना आया, 0.0024। तो मोल्स ऑफ AgCl जो प्रेसिपिटेट होंगे वो भी किसके बराबर होंगे, 0.0024 मोल के, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, आपको 4 प्लैटिनम कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं जिनमें क्लोराइड और अमोनिया लिगेंड्स की अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। पहले में K2PtCl6, फिर PtCl4.2NH3, फिर PtCl4.3NH3 और फिर PtCl4.5NH3।
तो आपको बताना है इनकी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब सबसे पहले वाले का 256, दूसरे वाले का 0, तीसरे वाले का 97 और चौथे वाले का 404, है ना। अब ध्यान से देखो, जब किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयंस में ब्रेक होता है। जितने ज्यादा आयंस वो प्रोड्यूस करता है उतनी ही अच्छी तरीके से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आयंस चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जो सॉल्यूशन में फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पाता है। इसीलिए जिन सॉल्यूशंस में आयन की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी कंडक्टेंस भी ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले NaCl का, तो सोडियम क्लोराइड पर मॉलिक्यूल 2 आयंस प्रोड्यूस करता है, जिससे वो एक गुड कंडक्टर बनाता है। जबकि एक सब्सटेंस जो आयन में डिसोसिएट नहीं होता है, जैसे कि शुगर, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो हमें क्या लॉजिक लगाना है कि जितने नंबर आयंस के ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा हमारी कंडक्टेंस होगी। अब सबसे पहला इक्वेशन देखो, यहाँ पे क्या है, पोटेशियम हेक्साक्लोरोप्लैटिनेट K2PtCl6। तो इसके सोल्यूशन में इसके आयंस में ये डिसोसिएशन दिखाएगा। तो जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो ये 2 पोटेशियम आयंस और 1 हेक्साक्लोरोप्लैटिनेट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो रिजल्ट में हमें टोटल 3 आयंस मिलते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि कंपाउंड एक इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसॉल्व होने पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में कैपेबल है। ठीक है, तो डिसोसिएशन प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है, मतलब आयंस ओरिजिनल कंपाउंड बनाने के लिए रिकंबाइन हो सकता है। तो मेन यहाँ पे क्या है, कितने आयंस दे रहा है, 3 आयंस दे रहा है। दूसरे वाले में देखो, ये रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स आयन और उसके आयंस के बीच सोल्यूशन में इक्विलिब्रियम दिखाती है। तो यहाँ पे क्या है, PtCl4.2NH3 ये कन्वर्ट होता है PtNH3 2Cl4 में। इसमें प्लैटिनम 4 जो है वो 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स और 4 क्लोराइड आयंस के साथ एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये स्टेबल है और फ्री आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है, मतलब इसकी जो आयनाइजेशन वैल्यू होगी वो सबसे कम है। तो ये इंडिकेट करता है कि कॉम्प्लेक्स हाईली स्टेबल है स्ट्रॉन्ग लिगेंड मेटल बॉन्ड्स के साथ, जिससे सॉल्यूशंस में आयन रिलीज करने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। थर्ड वाला देखो, इसमें हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है PtNH3 और बाहर ब्रैकेट के एक Cl है। तो जब ये सोल्यूशन में डिसोसिएट करेगा तो कॉम्प्लेक्स में 3 अमोनिया लिगेंड्स और 3 क्लोराइड लिगेंड्स प्लैटिनम सेंटर से अटैच्ड है। तो जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये कॉम्प्लेक्स कैटायन PtNH3 प्लस देगा और एक क्लोराइड आयन देगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हमें कितने आयंस टोटल मिल रहे हैं, 2 आयंस मिल रहे हैं। और चौथे वाले में क्या है, चौथे वाले में कि ये जो कॉम्प्लेक्स है जब ये टूटेगा तो 3 Cl- देगा और एक ये कैटायन कॉम्प्लेक्स देगा। तो यहाँ पे टोटल कितने आयंस होंगे, 4 आयंस होंगे। तो अब इन वैल्यूज में देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी होनी चाहिए, फोर्थ वाले की। तो 256, 097 और 404 में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, 404 की। तो इसीलिए फोर्थ वाले का 404 होगा। सेकंड वाले में देखो कोई आयंस नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। फिर 4 से ज्यादा कौन दे रहा है, फर्स्ट, मतलब फिर नेक्स्ट वैल्यू किसकी ज्यादा होनी चाहिए, फर्स्ट वाले की। तो यहाँ पे देखो इसकी 256 है। और फिर थर्ड वाला 2 आयंस दे रहा है तो उसकी वैल्यू 256 से कम होगी, तो कितनी होगी, 97 होगी। इसीलिए हमारा सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक सोल्यूशन जिसमें 2.675 ग्राम ऑफ COCl3.6NH3 है, जिसका मोलर मास 267.5 ग्राम पर मोल है, उसके कैटायन एक्सचेंजर से पास किया गया। तो सोल्यूशन में मिले क्लोराइड आयंस को एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ ट्रीट किया गया, जिससे 4.78 ग्राम ऑफ AgCl, जिसका मोलर मास 143.5 ग्राम पर मोल इनवर्स है, हमें वो मिला। तो आपको बताना है कि कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, और आपको सिल्वर का मास दिया है 108। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो आपको बताना होगा कि इसमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे देखो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CONH3 6Cl3। Cl3 बाहर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के।
तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो ये कैलकुलेशन अगर हम देखेंगे तो अगर हम मोल्स निकालेंगे CuCl3.6NH3 की, तो गिवन मास बाय में मोलर मास, तो सैंपल का मास 2.675 ग्राम है और उसका मोलर मास आपको क्वेश्चन में दिया है वो 267.5 है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसके मोल्स मिलेंगे CuCl3.6NH3 के, जो 0.01 मोल है। अब यहाँ पे देखो, ये हमें केमिकल रिएक्शन दी है, सिल्वर नाइट्रेट और क्लोराइड आयंस के बीच एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दिखाती है। तो जब इन दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाता है तो एक वाइट सॉलिड सिल्वर क्लोराइड बनता है और कंटेनर के बॉटम में सेटल हो जाता है, ठीक है। और नाइट्रेट आयन सॉल्यूशन में ही रहता है क्योंकि ये सॉल्युबल होता है। तो AgNO3 प्लस Cl माइनस गिव्स AgCl प्लस NO3 माइनस। तो अब अगर हम AgCl के मोल्स निकालेंगे तो ये भी गिवन मास बाय में मोलर मास, इसका मास क्वेश्चन में गिवन है 4.78 और AgCl का मोलर मास भी गिवन है 143.5। तो AgCl के मोल्स कितने आ गए, 0.03 मोल्स। तो अब देखो यहाँ पे, अगर 0.01 मोल CuCl3.6NH3 आपको देता है 0.03 मोल AgCl के, तो एक मोल कितना देगा, 0.03 डिवाइडेड बाय 0.01, तो कितने आ जाएंगे, 3 मोल्स ऑफ Cl माइनस आ जाएंगे आपके पास इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, CONH3 और 3 Cl जो है वो बाहर है। तो जो 3 Cl माइनस आउटसाइड है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, वो ही फ्री है प्रेसिपिटेट करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे देखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि जब आप 100 ml ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ CuCl3.6H2O एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ ट्रीट करते हो तो 1.2 into 10⁻22 आयंस प्रेसिपिटेट होते हैं। तो इसमें कॉम्प्लेक्स क्या है, आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, बताना है सही आंसर क्या है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे पहले अगर हम मोलारिटी देखें तो मोलारिटी एक सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन का मेजर है, ठीक है। ये बताता है कि कितने मोल सोल्यूट एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में डिसॉल्व है, यूजुअली लीटर्स में। तो मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए सोल्यूट के मोल्स को सोल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो एक कॉम्प्लेक्स के मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml अपॉन 1000 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये फॉर्मूला वॉल्यूम को मिलीलीटर से लीटर्स में कन्वर्ट करता है 1000 से डिवाइड करके, ठीक है। और फिर मोलारिटी से मल्टीप्लाई करता है ताकि कॉम्प्लेक्स के हम टोटल मोल्स निकाल सकें, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मोलारिटी कितनी है, 0.1 इंटू वॉल्यूम 100 अपॉन 1000, तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 0.01 मोल, ठीक है। तो जो आयंस प्रेसिपिटेट होते हैं उनके मोल्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 1.22 इंटू 10⁻22 अपॉन इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.02 इंटू 10⁻23। तो इससे हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे आयंस के जो प्रेसिपिटेट होंगे। तो कितने आ रहे हैं, 0.02 मोल, ठीक है। तो अब अगर हमें निकालना है कि आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट Cl नेगेटिव की वैल्यू प्रेसिपिटेट आयन के मोल्स और फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स के मोल्स के रेशियो के बराबर होगी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस प्रेसिपिटेटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन प्रेसिपिटेटेड हमने निकाला था 0.02 और मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स भी हमने निकाला था 0.01। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको जो नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस जो प्रेजेंट है आयनाइजेशन स्फीयर में वो कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 2 Cl माइनस जो है वो प्रेजेंट है स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर, इन दैट इज आयनाइजेशन स्फीयर में, ठीक है। तो इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स है उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये यहाँ पे देखो जो 2 Cl है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर प्रेजेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखो कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है एलिमेंट E की इस गिवन कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे En जो है वो इथाइलिन डायमीन है, ठीक है। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 और 3। अब अगर यहाँ पे देखो तो CH2NH2 होल ट्वाइस एक बाइडेंटेट लिगेंड है, क्या इथाइलिन डायमीन। तो एक ये बाइडेंटेट लिगेंड है और जो ऑक्सिलेट है C2O4 ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है। तो मैंने बताया था अगर बाइडेंटेट लिगेंड होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं,
2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स अगर देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे EN 2 है, तो 2 इंटू 2 4, प्लस C2O4 क्या है, यहाँ पे एक ही है, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको आयनाइज करेंगे तो ये आयनाइज्ड कैसे होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये किस में टूटेगा, ये एक तो इस कॉम्प्लेक्स कैटायन वाले पार्ट में टूटेगा और एक ये NO2 माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखो, अगर हम यहाँ पे E की जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो E की X मान लो, इथाइलिन डायमीन न्यूट्रल है तो 0 होता है, और C2O4 माइनस का कितना होता है चार्ज, -2, और ये सब किसके बराबर है, +1 के बराबर, क्योंकि इस पे चार्ज क्या है, +1। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे X की वैल्यू आएगी 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 और ऑक्सीडेशन स्टेट है 3। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन 3 कॉम्प्लेक्सेस में आपको क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, क्या होगी। तो यहाँ पे देखो आंसर है 3, 0 और 6। फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले केस में हम क्रोमियम की X मान लेते हैं, तो H2O तो न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, एक Cl पे कितना चार्ज होता है, -1, और 3 Cl है तो -1 इंटू 3, और ये सब किसके बराबर है, 0 के बराबर। जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +3। वैसे ही दूसरे कॉम्प्लेक्स में देखो, क्रोमियम की X मान लो, C6H6 जो है उसकी 0 होगी। ठीक है, तो ये 2 है तो 2 इंटू 0, ये सब किसके बराबर है, 0 के, तो यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 0। थर्ड वाले में देखो कि क्रोमियम को X मान लो, पोटेशियम पे कितना चार्ज है, +1, और कितने हैं 2, तो +1 इंटू 2, क्रोमियम की X मान ली, साइनाइड पे कितना होता है, -1, और 2 साइनाइड है तो 2 इंटू -1, प्लस ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, और 2 ऑक्सीजन है तो -2 इंटू 2, फिर से O2 1 है तो -2 इंटू 1 प्लस NH3 का कितना होता है, 0। ये सब किसके बराबर है, 0 के, तो जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से X की वैल्यू क्या आएगी, 6। तो ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल ली इन सभी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आयुपेक नेम बताना है इस गिवन कॉम्प्लेक्स का, A सही होगा, B सही होगा, C सही होगा या फिर D सही होगा। तो यहाँ पे देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, डायअमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन प्लैटिनम 2। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे लिगेंड्स क्या क्या है, एक तो NH3 है, एक Cl है और एक NO2 है, तो हम इसको हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास यहाँ पे प्लैटिनम है और उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ठीक है, तो अमोनिया जो लिगेंड है उसको हम क्या बोलेंगे, अमीन, और क्योंकि यहाँ पे 2 है तो हम इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायअमीन लिखेंगे। क्लोराइड का क्या है, Cl माइनस, तो Cl माइनस है, एनाइनिक है तो क्या लिखेंगे, क्लोराइडो। वैसे ही नाइट्राइट NO2 माइनस है तो उसको क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो -N। ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफाई कर रहा है कि ये किससे अटैच्ड है, ये अटैच्ड है थ्रू नाइट्रोजन एटम। ठीक है, तो फिर अगर हम देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो लिगेंड्स को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, तो फिर डायअमीन सबसे पहले, उसके बाद क्लोराइडो और फिर नाइट्राइटो N, और सेंट्रल मेटल एटम क्या है, यहाँ पे प्लैटिनम है, तो इसीलिए इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे ये होगा। ठीक है, अगले सवाल में देखो कि आप में इनमें से कौन सा जो है विच विल बी नेम्ड एज डाई ब्रोमाइडो बिस इथाइलिन डायअमीन क्रोमियम 3 ब्रोमाइड। अब अगर ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में तो हमारे पास 2 ब्रोमाइड है, तो ऑप्शंस में देखो 2 ब्रोमाइड कहाँ पे है, ए तो हटा दो, बी में 2 ब्रोमाइड है और डी में भी 2 ब्रोमाइड है। अब देखो यहाँ पे लिखा है ब्रोमाइडो बिस इथाइलिन डायअमीन, बिस मतलब 2 EN प्रेजेंट है, मतलब 2 Br और 2 EN प्रेजेंट है, तो ऐसा तो हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो 2 Br 2 EN और 1 Cr जो है ये कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। ठीक है, तो Br पे कितना चार्ज होता है, -1, तो 2 Br पे कितना हो जाएगा, -2, EN पे कितना होता है, 0, क्रोमियम पे क्या है, +3, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स कैटायन है वो हमारा ये है। ठीक है, तो और सिंस अगर हमारे पास यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इस पे प्लस चार्ज होगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैटायन पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो सिर्फ 1 Br चार्ज बैलेंस करने के लिए रिक्वायर्ड होगा, मतलब 1 Br, तो कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसके एक पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें 1 Br माइनस चाहिए था, तो यहाँ पे हमारा जो एनायन है वो ब्रोमाइड है, तो यहाँ पे हमारा ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे, थ्योरी डिस्कस करी, आप सभी को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।